DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां है। इसमें लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करनी है कि क्या ये 6 की घात n है, ये कभी 0 पर समाप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि हम जैसे n का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 की पावर 1 मतलब 6। n का मान 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 मतलब 6 छंग 36, मतलब फिर 6 मिल जाएगा लास्ट में। और फिर 3 रखेंगे तो 6 छंग 36 और 6 3 मतलब 216। 6 की पावर 3 होगी तो 216 आएगा, तब भी लास्ट में क्या आ रहा, 6 आ रहा। तो मतलब उसने बोला है कि क्या n का कोई ऐसा मान संभव है जो इस संख्या में रखें और ये वो संख्या जो मिलेगी उसके लास्ट में कोई 0 प्राप्त हो। ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है, ऐसा कोई n का मान है? यदि है तो कैसे? पहले तो हमें ये पता करना है कि जो 0 बनता है वो कब बनता है। तो 0 बेसिकली देखा जाए तो हमेशा जब भी 2 और 5 का गुणा होगा, हमेशा 2 और 5 का जब भी गुणा होगा तभी 0 बनेगा। मतलब कहने का ये है, देखिए हमें इसमें लिखना कैसे है। जो संख्या किसी प्राकृत संख्या n, यही जो भाषा इसमें लिखी है वही लिखना हल डाल के। किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक, कौन से अंक, 0, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कब समाप्त होगी वो भी बताते हैं। हो सकती है यदि संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n मतलब 2 की घात कुछ हो गुणा 5 की पावर m इस रूप में दिए जाएं। कैसे? क्योंकि 0 केवल तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों होंगे, तभी किसी भी संख्या में 0 बन सकता है। तो यदि उस संख्या में कोई भी संख्या है जो 6 की पावर n है, इसकी यदि हम गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n मतलब 2 की पावर में कुछ मिल जाए, 2 की घात में कुछ मिल जाए और 5 की घात में कुछ मिल जाए, और मतलब 5 लिखा और उसकी घात में मिल जाए, तो यदि इस रूप में मिल जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 6 के, तो हम कह देंगे कि ये जो संख्या 6 है वो 0 पर समाप्त हो सकती है ना, और वो संख्या भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इस रूप में अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेंगे तो हम कह देंगे कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हों, है ना। केवल तब ये संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है यदि संख्या 6 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हों। यदि इस रूप में हमें मिल जाए तो हम कह देंगे कि हाँ ये संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। तो 6 की पावर n के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणा 3 और ये घात n है। अब हम इस घात का मतलब, इस n का मतलब है, इस कोष्टक पूरे में लगा है ना,
तो इसका मतलब ये है कि ये घात इस 2 पर भी है और ये घात इस 3 पर भी है, मतलब 2 की घात n गुणा 3 की घात भी n है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 तो मिल गया, ठीक, 2 तो है, लेकिन यहाँ 3 है अभाज्य गुणनखंड में। यदि यहाँ 5 मिल जाता तो हम कह देते कि ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं मिला, मतलब गुणनखंड में 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। इसी कारण से ये n के किसी भी मान के लिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, है ना। तो यही लिख देना है, क्योंकि 6 की पावर n, ये संख्या लिख देना, संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के नहीं है, इस रूप के नहीं है ना, नहीं है। अतः में लिख देना, ये यहाँ तक लिखना है, पूरा यहाँ तक, ये जो हमने शुरुआत में लिखा था वो यहाँ समाप्त हो सकती है की जगह समाप्त नहीं हो सकती लिख देना बस। ये पूरी भाषा ज्यों की त्यों यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF फॉर्मेट भी आपको दे देंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है ना, और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि वो भी अपनी 10वीं की तैयारी कंप्लीट कर सकें। आपको इस चैनल पर एकदम कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, और जो भी आपके डाउट रहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, और आप कमेंट के द्वारा भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उनके जवाब आपको एकदम सटीकता से दिए जाएंगे। और जल्दी हम एक ऐसा सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके जो डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं, है ना। संडे टू संडे रखा करेंगे जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वें क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अरे क्वेश्चन वही लिख दिया हमने, सॉरी वो गलती से लिख गया था। अब 6वां क्वेश्चन ये वाला है अपना। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 3 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए, हम पहले इस संख्या को देखते हैं। भाज्य और अभाज्य का अर्थ क्या होता है। भाज्य का अर्थ होता है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने 5 लिया, मान के चलो, है ना, 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। तो 5 लिया, तो 5 में हम 1 से भाग कर सकते, मतलब जितनी संख्याओं से इसमें भाग कर सकते हैं वो इसके गुणनखंड कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो इसमें 1 से भाग कर सकते हैं और 5 से भाग कर सकते हैं, इसके अलावा तो किसी से भाग कर नहीं सकते। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि केवल 2 ही उसके गुणनखंड हो, एक तो स्वयं संख्या हो जाएगी 5, इसमें इसका एग्जाम्पल देने से, तो एक तो स्वयं संख्या 5 हो जाएगी और दूसरा एक इसमें किसी तीसरी संख्या से तो नहीं भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा आपको पता भी होगी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या, इसके अलावा उनमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जा सकता। जबकि भाज्य संख्याओं में 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब एक और स्वयं संख्या के अलावा
किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाएगा। तो वही हम संख्या इसमें देखने वाले हैं कि यदि जो संख्या एक पहली संख्या ये दी गई है और दूसरी संख्या ये दी गई, यदि इस संख्या में हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जाते हैं तो ये भाज्य हो जाएगी, और ऐसे ही यदि इसमें भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जाते हैं तो ये भी भाज्य हो जाएगी। तो चलिए हम पहली संख्या देखते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 3, तो इसके निकालते हैं। तो इस दोनों में से 13 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 13 है। ठीक, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे जैसे ही, तो यहाँ 7 गुणा 11 बचेगा, 7 गुणा 11, और यहाँ प्लस में 1 बचेगा। ठीक, तो 13 की 13, 11 7 77 प्लस 1, 13 गुणा 77 1 78, ये इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस संख्या की जो ये संख्या है इसके पहले ही 2 गुणनखंड दिख रहे हैं, तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी उस संख्या में इन 2 संख्याओं से तो भाग जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा 1 से भी जाएगा और स्वयं संख्या से भी जाएगा। मतलब इसके हमें 4 गुणनखंड तो स्पष्ट ही दिख रहे हैं। एक तो 1 बन जाएगा, और दो ये दिखाई दे रहे हैं, और एक वह स्वयं संख्या जो हम इसका इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो तो मतलब 4 गुणनखंड दिख रहे हैं। तो हमें पता है कि भाज्य संख्या भी होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। यह संख्या या फिर ऐसा लिखें, क्योंकि इस संख्या की 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। या दूसरी भाषा यहाँ पर लिख सकते थे अपन कि यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। वो लिखते तो ज़्यादा और अच्छा रहता है ना, ये तो ज़्यादा लंबी हो गई ना। यह संख्या भाज्य संख्या है, क्यों? है ना, तो यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसा भी लिख रहा हूँ ये भी सही है, गलत नहीं। और फिर यहाँ पर देखिए, इसको लेना है दूसरी संख्या को, यही लिख ले देना आप, यही लिखना आप, ठीक, ध्यान रखना। और नोट्स बनाते जाइए आप यदि नहीं बना रहे हैं तो। प्लस के 5। अब इसके हमें यहाँ प्लस को बस देखना है कि ये प्लस है जो, इसको हमें हटाना है। कैसे हटा सकते हैं अपन, तो वो देखते हैं। लाइट चली गई। तो देखिए यहाँ 5 और यहाँ 5 है, तो यदि हम दोनों में से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 7 और 6 बचेगा। 7 गुणा 6, ये 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा 5 की जगह। गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये प्लस का प्लस, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। इनके कर दें गुणा कर देते हैं। देखिए 2 3 6, 6 चौके 24, ठीक, 6 चौके 24, टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका 1008, ठीक, गुणा करने पर, और प्लस का 1 ये रहेगा, ठीक। अब इसको 1 को भी जोड़ देंगे अपन, 5 गुणा 1008, तो ये है, और 1 ये 9,
1009। ये इस प्रकार देखिए, इसकी हमें बिल्कुल सेम है। इसमें दो गुणनखंड दिख रहे थे और दो विलोप थे। कैसे? एक से तो भाग, जैसे संख्या दोनों का गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी उस संख्या में उसी संख्या से तो भाग जाएगा ही जाएगा। एक से भी भाग जाएगा और 5 से भी जाएगा, क्योंकि 5 भी उसका गुणनखंड दिख रहा, और 1009 भी उसका गुणनखंड दिख रहा, तो 1009 से भी जाएगा। मतलब 3 4 उसके गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह संख्या भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम इसकी भाषा लिख देते हैं पर इस संख्या की 2 से अधिक गुणनखंड है। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना, तो उसको भी देख लेते हैं, है ना। अभी तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। थोड़ा छाले टाइप के हैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, इसमें एक तरीके से अपन को मानना है कि दोनों ही जब मिलेंगे एक प्रारंभिक बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे तो हमें मुख्य रूप से क्या निकालना है? 18 और 12 का LCM निकालना है। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे? तो हमें पुनः मिलने के लिए जो हमें निकालना है वो मुख्य रूप से निकालना क्या है? LCM दोनों का। तो 18 का हम LCM पहले इसके गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, और फिर 12 के कर देते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 3 से 2 से ही कट जाएगा, 2 3 6, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो 18 नहीं दिख रहा होगा शायद, देखो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हमें 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 की पावर 2, और 12 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो इस प्रकार मिले 2 की पावर 2 गुणा 3। तो LCM निकालना है अपन को। तो कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, जो कॉमन ना हो उसको भी ले लेते हैं, या फिर यदि घातांक के रूप में लिखे हैं तो सबसे बड़ी घात, यदि आधार एक जैसे हैं तो घातांक जिसका सबसे ज़्यादा है उसको लेंगे। तो यहाँ 2 और यहाँ 2, लेकिन ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 1 है, इसलिए इसको लेंगे 2 की घात 2। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 वाला ये लेंगे। ठीक, अब गुणा कर दें इनका, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, है ना। तो 9 चौके 36। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः लिख देना है, अतः दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा।
तो ये इस प्रकार से अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमें देखना है कल से अपना जो प्रश्नावली 1.2 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें परिमेय अपरिमेय वाले क्वेश्चन है कुछ। तो पहले हम अपरिमेय की परिभाषा समझेंगे कि क्या है, किन किन संख्याओं को हम अपरिमेय कह सकते हैं, है ना। जैसे कि पाई होता है तो पाई को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे कि परिमेय कहेंगे। कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं, उनको परिमेय कहेंगे कि अपरिमेय कहेंगे, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही अगली क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा।